ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। देश सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं होता, देश रिश्तों से बनता है। और जब सत्ता रिश्तों पर शक बोती है, बोने लगती है, तो संवाद देशद्रोह हो जाता है और सवालों से लोग डरने लगते हैं। फिर सरहदें नहीं टूटती, देश भीतर से चुपचाप दरकने लगता है। M.K. Gandhi helped me write this speech without anger. Periyar helped me add logic. And Anna helped me understand this building. नमस्कार, मी प्रशांत कदम. संसदेच्या बजेट अधिवेशनामध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरती जी चर्चा झाली त्याच्यात बरंचसं कामकाज गोंधळामध्ये वाहून गेलं. पंतप्रधान मोदींनी तर लोकसभेमध्ये भाषण पण केलं नाही. पण या सगळ्या चर्चेमध्ये 3 भाषणं अशी आहेत की जी तुम्ही आवर्जून ऐकली पाहिजेत. अगदी एक भाषण 3 मिनिटाचं आहे, दुसरं 8 मिनिटाचं आणि तिसरं 11 मिनिटाचं. काँग्रेसचे नेते आणि खासदार इम्रान प्रताप गडी यांचं राज्यसभेतलं भाषण की ज्याच्यामध्ये ते असं सांगतात, नेहरूंचं नाव आईन्स्टाईन सोबत घेतलं जात होतं, आज तुमचं नाव एप्स्टीन सोबत घेतलं जात आहे. आणि विरोधकांच्या वतीनं जो वेळ त्यांना मिळाला त्या अवघ्या 3 मिनिटांमध्ये त्यांनी भाजपची आणि सत्ताधाऱ्यांची बोलती बंद केलेली आहे. दुसरीकडे अभिनेते कमल हसन, राज्यसभेतलं त्यांचं हे पहिलं भाषण आहे, मेडन स्पीच आहे आणि धीर गंभीर आवाजामध्ये कुठल्याही पद्धतीनं नाट्यमय घोषणा आणि इतर आविर्भाव न आणता त्यांनी केलेलं हे जे भाषण आहे ते ऐकताना संपूर्ण राज्यसभा स्तब्ध झालेली होती. कुठलीही सत्ता जी आहे ती अमर्याद नसते, अमर नसते आणि या आविर्भावामध्ये, या समजुतीमध्ये तुम्ही राहू नका. जेनझी बघते आहे, संपूर्ण देश बघतो आहे, अशा वाक्यांमध्ये त्यांनी मोदी सरकारला सुनावलं. संपूर्ण भाषण इंग्रजीमध्ये आहे पण त्यातला एक एक शब्द जो आहे तो काळजीपूर्वक ऐकण्यासारखा आहे. आणि शेवटचं भाषण अर्थातच आरजेडीचे मनोज झा यांचं आहे, ज्यांनी आपल्या नेहमीच्या शैलीमध्ये पुन्हा एकदा केवळ एका 4 पानांच्या पुस्तकाला आणि त्यातल्या उतार्यांना हे सरकार इतकं का घाबरतं याच्याबद्दलचा सवाल विचारलेला आहे. 3ही भाषणं आवर्जून ऐकण्यासारखी आहेत म्हणून ती एकत्रितपणे तुमच्यासमोर आत्ता या व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडतोय. आवर्जून ऐका. यातलं सगळ्यात तुम्हाला आवडलेलं भाषण कुठलं ते कमेंट्समध्ये कळवा आणि या भाषणातल्या मुद्द्यांबद्दलही तुमची मतं ऐकायला नक्की आवडतील. धन्यवाद सभापति महोदय. हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है. सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं. उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी. सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया. सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी. और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे. ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है. यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं. वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके. यह नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है. यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है. यह नया भारत है
जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आप इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दे, मुझे कंक्लूड करने दे। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, जो आपका समय था मैंने बोलने दिया। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर, थैंक यू सो वेरी मच। आज 7वीं बार राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पे बोलने को खड़ा हुआ हूं। 7वां मौका है और 2 राष्ट्रपति देखे इस कार्यकाल में और 3 उपराष्ट्रपति देख लिए इसी कार्यकाल में। तो मैं जानता हूं कि महामहिम की स्क्रिप्ट की क्या पृष्ठभूमि है। आई एम अवेयर ऑफ इट, आई एम अवेयर ऑफ द ट्रेडिशन, बट व्हाट वरीज मी एज अ सिटीजन दैट व्हाई कांट वी सिट डाउन एंड चेंज these kind of traditions। महामहिम जब घर से निकलती होंगी उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सड़कों से, उन्हें बहुत कुछ दिखता होगा जो अभिभाषण का हिस्सा नहीं है। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं था महामहिम, थोड़ा माननीय सभापति महोदय, मैंने सोचा कि मैं प्रोज में अक्सर बोलता हूं, आज पोइट्री में बोलूंगा और बाद में अगर हमारे साथियों को दिलचस्पी हो तो मैं कवि का नाम भी बता दूंगा। बहरहाल मैं इसलिए कह रहा था कि जब वो निकलती होंगी महामहिम तो आय की असमानता के दर्शन होते होंगे। हमारे गणराज्य की नैतिक आत्मा है सामाजिक न्याय, उससे भी रूबरू होती होंगी अपने पुराने दोस्तों से बातचीत के आधार पर। माननीय सभापति महोदय, 28 जनवरी ये एड्रेस हुआ, 29 जनवरी को 2 चीज हुई है और मैं सभी सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उसके बाद मैं कविता के अंश पे आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, उस दिन कोर्ट में 2 ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहा गया कि क्या हम उल्टे पांव की यात्रा पे निकल पड़े हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं यूजीसी रेगुलेशन के संदर्भ में। मेरा दिल किया कहूं, जी हाँ हजूर। You got only 6 minutes. Sir, I thought you sought your protection. 2 minutes extra I'll take and I'll wind up without ringing the bell. जी हाँ हुजूर, एक देश के रूप में हम उल्टे पांव नहीं, पूरे तामझाम के साथ पीछे की ओर मार्च कर रहे हैं। यह भटकाव नहीं है, यह घोषित नीति है। हमारा गंतव्य आसमान की ऊंचाई नहीं, अतीत की खाई है। मैं क्यों कह रहा हूं? जब कहा गया कि ट्रेड यूनियन विकास में अवरोधक है, मैं जानता हूं यहां हमारे तमाम साथी अलग अलग दलों के, हम ट्रेड यूनियंस को किस तरह की महत्ता देते थे और देते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट नहीं होता, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट नहीं होता, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं होता और तमाम चीजें नहीं होती। और सर, उल्टे पांव की यात्रा का एक आलम है कि आज से नहीं, जब पहली बार मैंने सदन में कहा था कि मेरे घर आएंगे कभी मौका लगे माननीय सभापति महोदय, मैंने 4 तस्वीर लगा रखी है एंट्रेंस पे। वो सीवर में उतर के मरने वाले हमारे लोग हैं। जहरीली गैस किनको मार रही है? मुझे मंत्री महोदय ने जवाब दिया था 98% एक ही जाति के, उपजाति के लोग हैं। ये अपने आप में बताता है कि हम पीछे ही चल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अब मैं कविता के अंश पे आता हूं। किसी से कोई शिकायत नहीं, यह चिट्ठी महामहिम के नाम है।
महामहिम के माध्यम से देश के नाम एक खत। मेरे प्यारे देश, ये सबके पते पे एक साथ पहुंचे। यह खत किसी एक के नाम नहीं, न सत्ता के दरवाजे पर दस्तक, न विपक्ष की मेज पर जगह की मांग, न तालियों की उम्मीद, न इतिहास की फाइल में कैद होने की चाह। यह खत उन सब के नाम है जो बोल रहे हैं, जो चुप हैं या इन दोनों से विलग हैं। हे प्यारे देश, काफी समय से महसूस करता हूं कि हमारे बीच का मौसम भारी हो गया है। हवा में सवाल कम है, शक ज्यादा, संवाद सिकुड़ गया है, पहचाने हाँफने लगी हैं। अब हम एक दूसरे को नाम से नहीं, खानों में रख के, बाड़ों में रखकर पहचानते हैं। पड़ोसी पड़ोसी नहीं रहता, वो किस तरफ है हम ये जानना चाहते हैं। नफरत अब अचानक नहीं फूटती, उसे सोच समझ कर उगाया जाता है, किताबों में, बहसों में, व्हाट्सएप की सुबहों में और चुनावी बिसातों पर। मेरे प्यारे देश, डर यह नहीं कि जहर फैल रहा है, डर यह है कि लोग इसे ही अपना जीवन समझने लगे, जैसे यही हवा हो, यही भाषा, यही भाव, यही नियति। मैं ये खत इसलिए नहीं लिख रहा हूं मेरे प्यारे देश कि तुम बदल जाओ। इतिहास इतने तीव्र मोड़ नहीं लेता, मैं जानता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम यह मान लो कुछ गलत हो रहा है। हर असहमति देशद्रोह नहीं, हर सवाल दुश्मनी नहीं, और हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। यह खत उन माँ बाप के नाम भी है जो बच्चों को नफरत के साथ डर सिखा रहे हैं, उन शिक्षकों के नाम जो सच से हिचकते हैं, उन नेताओं के नाम जो आग लगा सकते हैं, बुझाना नहीं चाहते। और हाँ, यह खत मेरे अपने नाम भी है, क्योंकि मैं भी कई बार थक कर चुप हो गया। मेरे प्यारे देश, अगर मौसम पूरी तरह ना बदले तो भी चलेगा, बस इतना हो जाए कि लोग पहचान लें कि वे बीमार मौसम में जी रहे हैं, क्योंकि पहचान के बिना इलाज सिर्फ एक बहाना है। इस खत को संभाल कर रखना, इसे किसी फाइल में मत डालना, इसे शोर भी मत बनाना, बस पढ़कर थोड़ा ठहर जाना, शायद यहीं से बदलाव की शुरुआत हो। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता था बहुत कुछ। महामहिम के अभिभाषण के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं पर, घरेलू राजनीति के जहर पर, आय की भयावह असमानता पर, बेरोजगारी के दंश पर, लेकिन चुप रहूंगा। बोलूंगा तो फट पड़ूंगा। आप में से कई लोग साथ में फट पड़ेंगे और वह सत्ताधीशों को नागवार गुजरेगा जो कभी इधर हैं कभी उधर हैं, क्योंकि वे खौफ खाते हैं छात्र युवाओं के सवालों से ही नहीं, बल्कि अप्रकाशित पुस्तकों के पन्नों से भी। बकौल सर्वेश्वर रहा सक्सेना, बकौल सर्वेश्वर सनद रहे, देश सिर्फ कागज पर बना नक्शा नहीं होता, देश रिश्तों से बनता है। और जब सत्ता रिश्तों पर शक बोती है, बोने लगती है, तो संवाद देशद्रोह हो जाता है और सवालों से लोग डरने लगते हैं। फिर सरहदें नहीं टूटती, देश भीतर से चुपचाप दरकने लगता है। जय हिंद कहूं इससे पूर्व आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी इस पूरी रवायत को, इस पूरी परंपरा को मैं जानबूझ करके इसको संदर्भ में रखना चाहता था कि हमारे संवाद के भी तरीके बहुत बदल गए हैं। ना जाने क्यों, मैं 100 दफा कह चुका हूं, 1 मिनट का वक्त दीजिए सभापति महोदय। ना जाने मैं क्यों एक सांसद के रूप में महसूस करता हूं कि हम एक दूसरे से दुश्मनी की जुबान में क्यों बात करते हैं। अगर इधर से कोई कुछ बोले तो क्या जरूरी है कि उधर से उस तरह का शोर मचाया जाए जिसके बगैर भी संसद में बात की जा सकती है। मैं पढ़ता हूं, मैंने 52 की संसद के बारे में पढ़ा, 57 पढ़ा। विपक्ष बहुत छोटा था, लेकिन छोटा आकार अपने आप में ये नहीं है कि विजडम भी छोटा ही होगा, ज्ञान भी छोटा ही होगा, सोच भी छोटी ही होगी। मेरा मानना है कि ये बैरियर टूटने चाहिए। इसे कोई अन्यथा न ले, इसे कोई अन्यथा न। सुधांशु जी, आज तक सदन में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली है जिससे किसी की गरिमा पर चोट पहुंचे। क्योंकि इस सदन में आया था तो नेहरू, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया को पढ़ के आया था। मैं चाहता हूं मेरा सदन
जब कल को चर्चा हो तो वो नाम पुराने नहीं लगे, बासी ना लगे, उन नामों को लोग आज भी अंगीकार कर सकें। जय हिंद सर। I beg your pardon. Let me collect myself, sir. प्लीज डू, I'll help you. Tell me. Please, brother, help me. I'll do that. Yeah, just the pages. One by one. Yeah. Much revered, honorable chairperson, respected members of this house, respectable members of our alliance party from Tamil Nadu, who found it fit to recommend me to this seat and audience. I consider this moment an honor. Thank you. இங்கு வர இயலாது போன என் தமிழர் தலைவர்களே. Thank you, my brother M.K. Stalin, and thank you, my beloved nation. My doors open to let, many doors open to let people of various fields to enter this house to speak for their people. My door opened through the corridors of cinema. A child from Paramakkudi was ushered into fame by cinema. That is when I was introduced to cinema and to my Tamil history. I confronted a confusing reality, a reality that did not reflect the promises made in our Constitution, that India is a union of states. I was introduced to my language by my Tamil teachers. One of them was a political leader, C.N. Annadurai. D-U-R-A-I. Duhua in French means king. He was not born as one, but we, the Tamils, anointed him as our king in our minds. He taught us to confront any invasion on our language, our culture, and our rights. My love for Tamil goaded me towards him, actually propelled me towards him. Nearly 57 years later, I get this audience to speak to. Yesterday, 3rd February, that was in 1969, was the day he orphaned me as one of the fathers of my ideology. I call this now centrism. Then I was just 14, but he left me my brothers and sisters to live with. I speak in the same house he spoke in. I'm trembling, not from stage fright, but emotions. I wrote it down in sedate language so that the storm center inside me, Yennul Mayam Konda Puyal, my emotional tornado, if directly let out as words, will surely offend you. Date-wise, my great-grandfather, Mr. M.K. Gandhi, died 4 days before my Anna. I paid him homage and said, "Lead on Gandhi," just 4 days back on television. Today, on the 4th, one of the sons of Anna and the great-grandson of M.K. Gandhi and Periyar stands before you, sir. The budget session is on. Now I speak in this House of Elders, educated and inspired by my teachers. You may say I'm not qualified to speak on economics with my high school dropout status. Let it be so. Nevertheless, as an extramural student of whatever university you all hail from, I have an opinion as a Tamilan. M.K. Gandhi helped me write this speech without anger. Periyar helped me add logic. And Anna helped me understand this building. This house is relitigating their participation in our freedom struggle. Come on, lads of our culture and ladies of the country. Most of us did not live in the past we are talking about, a past which started many years before any of us. None of us are going to live in the distant future we are debating. This present is where we live and die. Let us set it right together. Let us talk of now.
Forgive my pedestrian urge to participate in your lofty politics, but remember pedestrians have helped change the course of history and overthrown imperial dictators. Remember Dandi March? Please remember Rao Bapu, who's a great idea. Now let us deal with the present. My imminent concerns, sir, are the forthcoming elections. So, sir, please allow me to state my observation. I wrote it down thinking only of the impending present. I call it the spell-checked story of the living dead. We want to cast a vote, sir, and commissions are checking our right to vote. They are checking the spellings and addresses, and that too erroneously. The word spell is both a noun and a verb, dear sirs. You can write it or cast it. We just want to cast our vote. Spelling mistakes are a curse only for languages. Modern literature forgives these in favor of content, as does the internet. Election Commission obviously does not. Sir, easy does not mean English coaches. As it is, Bihar has become a land of many living dead. We don't want this disease to spread across the country. My Didi from Bengal also lamented the same at the EC office. She is litigating it in the Supreme Court of this disease as I speak now. EC is surely facilitating the spread of this disease. We fear that there could be soon nearly 1 crore living dead on paper in Tamil Nadu. I cannot pray to God to alleviate this impending disaster. My rationalist mind has already rejected the idea years ago. I won't pray to those in any government either. I'm demanding that the living dead be resurrected, not through miracles. We cannot wait for miracles. Our lives are short. Act now. The August House will mean nothing to any of us without its other half of this discontented house. At least we must agree to disagree. Today, nobody agrees to anything. All agreements are reneged. If you refuse to help us with this redirection, you achieve nothing but half-baked, half-finished, illegal electoral conquest. Nobody conquers in democracy. The juggernaut called Democratic India will roll on. Come help us give it our democratic energy to move forward, or stay out of the way of this democratic republic. Jagannatha Ratha Chakral ostunnai ostunnai. Nenem chettunnano Telugu vallaki ardham avutundi. Poni. Sir, this is not an attack on personalities or governments. During my term in this house, that would be futile. This is only a clash of ideas. This democratic juggernaut will roll over differences, but should never roll over people. We will not allow it. Nobody is immortal. No government can or should aim for permanency. No government in the history of this world has achieved it yet, and none ever will. This government also falls under the universal political unwritten law. Fellows, the children are watching. Gen Z is watching. Please let us grow up along with our growing progressive democracy. Then at least tomorrow will be ours. Nale namadahum. Respected sir, I will now address this house for my people in Tamil with your permission. Of course, this is only my anguish and anger at some words uttered in the house besides this elder house. With your permission. Priya Sahodri, Bhavati Bichandehi. Sari kekku. Priya Sahodri, Bhavati Bichandehi. என்று தெலுங்கில் இசைவாடி வந்த அந்த மாமனிதர் இசைமேதை தியாகராஜன். அவர் பிக்ஷா பாத்திரத்திலிருந்து எடுத்த சில்லறைகள் நவீன காலத்திற்கு உதவாது என்று தெரிந்தவர்கள் நீங்கள். நீங்கள் வெள்ளைக்கார கல்வி கற்றது கண்டிப்பாய் கற்பூர புத்திதான். அது காற்றோடு போய் பல ஆண்டுகளாகிவிட்டன. அதன் பிறகு உங்கள் பிச்சை பாத்திரம் உருமாற்றப்பட்டது. பிச்சை குவளை பெரும் உண்டியலானது.
அந்த உண்டியலை உடைத்து நிதி திரட்ட உதவுவோர் இன்று தமிழரை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? தமிழ் பிச்சை எடுக்க கூட உதவாதா? ஓரளவு உண்மைதான். ஒரு தெற்கத்தி அறிவுரை தங்காய், தமக்கென உங்கள் நிதியை திரட்ட ஆங்கிலத்தில் இந்தியில் பிச்சை எடுக்கலாமே. தமிழ் பிச்சை எடுக்க உதவாது, திருடவும் உதவாது. தமிழன் பிச்சை எடுக்க மாட்டான், அதுவும் உங்கள் பிச்சையை ஏற்கவே மாட்டான். தங்கச்சி, ஓட்டையும் நாட்டையும் இந்த கமலஹாசன் விற்கவே மாட்டான். உங்கள் சாபங்களில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. Please conclude. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையில் நீங்கள் உணர என் திட்டத்தை சாபமாய் போடுகிறேன். கருணையுடன் நீங்களே ஏற்பீர். உங்கள் இஷ்ட தெய்வங்களை வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். பகுத்தறிந்த தமிழ்ச்சித்தன் கூற்று இது. வினை உம்மை சுடுக, என்றும் எங்கள் நாடு நீடூழி வாழும். வினை உம்மை சுடுக, ஓட்டப்பம்பும் வீட்டை சுடுக. வந்தீர் வென்றீர் செல்வீர். இது உலக நியதி, அரசியல் நியதியும் கூட. வீழ்க வளமுடன், தமிழ் என்றும் வாழும் நலமுடன். வணக்கம் அவை வந்தடைந்த தலைவர் கூட்டத்திற்கு. சென்றும் வருவேன், நாளை எமதே. உங்கள் கமல்ஹாசன். ஜெய் ஹிந்த். श्रीमान पवित्र